नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। 14 अगस्त 1947 से भारतीय उपमहाद्वीप का वो दिन जिसने इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। इस दिन भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान अस्तित्व में आया। बंटवारे ने करोड़ों लोगों को बेघर कर दिया और लाखों ने सांप्रदायिक हिंसा में जान गंवाई। 14 अगस्त को देशभर के साथ छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रही है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि देश को जानना चाहिए कि किन परिस्थितियों में विभाजन हुआ, ताकि आने वाली पीढ़ियां उससे सबक ले सके। उन्होंने कहा इसलिए हर साल 14 अगस्त को ये दिवस मनाया जाता है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि ये पार्टी हमेशा डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करती है। विभाजन की रूपरेखा हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों के साथ मिलकर बनाई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि नई पीढ़ी को गुमराह करने के लिए बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, जबकि 52 साल तक आरएसएस मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विजय शर्मा दोनों ने इस दिन को देश के इतिहास की बड़ी सीख बताते हुए इसके महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में इस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया था। गृह मंत्रालय के अनुसार इसका उद्देश्य विभाजन के दौरान झेली गई पीड़ा और बलिदानों को याद करना है। बीजेपी इसे इतिहास का स्मरण मान रही है, जबकि विपक्ष इसे सियासी एजेंडा बता रही है। इसी खास मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। देश का किस हो गया, स्वीकार होने के बाद क्या फायदा हुआ, किसको फायदा हुआ, क्या हमारे देश को फायदा हुआ, क्या स्थितियां बनी बाद में, ये सब हर एक पीढ़ी के पास ये विषय होना ही चाहिए, उनको जानकारी आना ही चाहिए। और इसलिए हर वर्ष विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को मनाया जाना निर्धारित हुआ है, आज भी है और ये ठीक भी है, इसकी आवश्यकता भी है। आने वाली पीढ़ियां विस्मृत न कर जाए सब कुछ, कि उनको ध्यान रहे, इसलिए आवश्यक है। ये भारतीय जनता पार्टी उनके पूर्वज और मुस्लिम लीग ये लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं और आज लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आज की नई पीढ़ी है उसके सामने वो देशभक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। 52 साल तक के आरएसएस के कार्यालय में तिरंगा तक नहीं फहरा। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया था। हमारे साथ है भाजपा प्रवक्ता अमिनी पांडे जी, कांग्रेस प्रवक्ता नीता लोधी जी और वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले नीता लोधी जी, देखिए जिस तरह से आप लोग हर बार कहते हैं कि भाई भारत को आज़ादी हम लोग ने दिलाई, बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी का कोई इसमें योगदान नहीं है, लेकिन अगर बंटवारा हुआ है तो बंटवारे को लेकर आप लोग सीधे बीजेपी पर आरोप लगा देते हैं। आखिर ऐसा क्यों? अगर आजादी आप लोग ने ही दिलवाई, जैसा कि आप लोग कहते हैं, आप लोग के कथन के अनुसार अगर बंटवारा हुआ है तो फिर इस बंटवारे में भी हिस्सेदारी आपकी होनी चाहिए, जिम्मेदारी भी आपकी होनी चाहिए। और अगर इसी को लेकर बीजेपी यहां पर एक स्मरण दिवस बना रही है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, तो फिर क्या समस्या है? क्या जनता को पता नहीं होना चाहिए, आज की पीढ़ी को नहीं पता होना चाहिए कि आखिर जो बंटवारा हुआ और वो किस तरह से हुआ, वो क्या दर्द था, ताकि भारत में आगे ऐसा ना हो? नीता जी, मुझे लग रहा है शायद आपको मेरी आवाज आ रही है, लेकिन आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। शायद आपने म्यूट करके रखा है, उसको अनम्यूट कर दीजिए प्लीज साहब, तो आपकी आवाज हम तक पहुंच जाएगी। आप सबको नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सबको भारत की स्वतंत्रता की शुभकामनाएं और बधाइयां देना चाहूंगी। और ये भी कहना चाहूंगी कि कांग्रेस ही वो पार्टी थी जिनके पूर्वजों ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपना सहयोग किया, अपना बलिदान दिया। और जिस प्रकार ये लोग विभीषिका स्मृति दिवस की बात कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इस विभीषिका का, उस विभाजन का बीज बोने वाले इन्हीं के पार्टी के सावरकर जी थे। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार आरएसएस, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने मिलकर इस षड्यंत्र को रचा था और आजादी के पूर्व इन लोगों ने 1939 को ओडिशा में अपने चुनाव भी
करवा लिया था इस बार इसके और अपना शासन करने का इन्होंने प्रयास किया था। तो ये जो जहर बोने का काम किया था सावरकर जी ने कहा था। और जिस प्रकार आरएसएस ने हमेशा, आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजेशन में आप देखिएगा, इन्होंने हिंदुओं से आह्वान किया, आजादी को नहीं माना, संविधान को नहीं माने और तिरंगा, इवन तिरंगे झंडे के नीता जी चलिए, अगर आपकी बात भी मान लें तो अगर आप लोग अक्सर कहते हैं कि भाई अंग्रेजों से हमने लड़ा, अंग्रेजों को देश से हमने भगाया, तो जब अगर इतने ही ताकतवर थे आप लोग, तो क्या उस वक्त ये बंटवारा नहीं रोक सकते थे? क्या उस वक्त कहां गई थी ये ताकत? अगर जब अंग्रेजों को भगा सकते थे या भारत को आजाद करवा सकते थे, तो फिर बंटवारा भी तो रोक सकते थे। देखिए यही बात है कि कांग्रेस पार्टी के नीति और सिद्धांत जो है वो सबको साथ लेके चलने वाले हैं। जिस प्रकार मुस्लिम लीग और सावरकर जी, जो कि 1925 से लेकर, जब से आरएसएस का जन्म हुआ तब से लेकर इन लोगों ने केवल और केवल अंग्रेजों की मुखबिरी करने का काम किया और भारत को कमजोर करने का काम किया, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, और लोगों के प्राणों की आहुति देने तक को ये लोगों ने मजबूर किया था। केवल और केवल ये अंग्रेजों की मुखबिरी का काम करते थे। और जिस प्रकार इन लोगों ने अपनी बात रखी, जिस प्रकार जहर का बीज बोने का प्रयास किया गया था मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के द्वारा, जिसके कारण बंटवारे की बात यहाँ पे चालू हुई। आप देखेंगे कि गोवलकर जी की जो किताब है बंच ऑफ थॉट है, उसमें एकदम से स्पष्ट लिखा है कि इस आजादी और संविधान और तिरंगे के सामने हिंदुस्तान को झुकना पड़ेगा और हम एक राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं। जिस निश्चित तौर पे आप इस बात को देखेंगे, ये सत्य। चलिए, बहरहाल हमने देखा अक्सर बीजेपी के नेता तो अखंड भारत की बात करते रहते हैं, लेकिन नीता जी मुझे लगता है ऐसा भी नहीं होगा कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। अगर आजादी की बात होगी तो हमने आजादी दिलवाई, लेकिन जब बंटवारे की बात होगी तो भैया इसमें हमारा हाथ नहीं था, विपक्षी पार्टी का इसमें हाथ था। ठीक है मिनी पांडे जी, देखिए जिस तरह से यहां पर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स आप लोग कर रहे हैं, वो चीज को याद क्यों कर रहे हैं जो हमेशा दर्द भरी उसमें एक दास्ता है और जो कहीं ना कहीं एक दूसरी दिशा में जा सकता है। इसलिए भूपेश बघेल कह रहे हैं कि डिस्ट्रक्टिव पार्टी, आप लोग यहां पर डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं और गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कई सालों तक आप लोग ने झंडा नहीं फहराया, जो आरएसएस की बात कर रहे थे वे, और अभी आप लोग तिरंगा यात्रा भी निकाल रहे हैं। 52 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने ध्वजारोहण नहीं किया। ठीक है, जवाब दे रही है मिनी जी, सुन लीजिए आप। देखिए, मैं आज विभाजन विभीषिका दिवस पूरे भारत में बना रही है भारतीय जनता पार्टी। 2021 में इस स्मृति दिवस को मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की और आज का दिन वाकई हम सब के लिए बहुत ही गंभीर दिवस है। लाखों लोगों की हत्या हुई थी, 10 से 15 लाख लोगों की हत्या हुई थी, लाखों हिंदू सिख बहनों का बलात्कार अपहरण हुआ था। तो इस दिन में मैं उन सभी लोगों को याद करके उनको श्रद्धांजलि देना चाहूंगी जो इस दर्द को झेला है, जो इस तकलीफ को झेला है। ये सनातन भारत राष्ट्र है, सनातनियों का राष्ट्र है और मजहब के आधार पर इस राष्ट्र का विभाजन किया गया। तो उस विभाजन के जिम्मेदार कौन थे, किसके कहने पे विभाजन हुआ है? तो इन सब चीजों को दीदी को समझना होगा। आरोप प्रत्यारोप की नहीं है, राजनीति का विषय नहीं है। हम इतने लोगों की हत्या पे राजनीति नहीं कर सकते हैं। भारत का टुकड़ा हुआ, भारत का राष्ट्र अलग हुआ, उस पे हम राजनीति नहीं कर सकते। आज पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत देखिए, सिखों की हालत देखिए, बौद्ध और जैन की हालत देखिए। दीदी से पूछिए कहाँ है वो सब? 2% हिंदू बचे हैं, 2% सिर्फ, उससे भी कम। तो उन हिंदुओं की चिंता करिए, उन सिखों की चिंता करिए, उन बौद्ध जैनों के बारे में बताइए कि वो सब कहाँ हैं। धर्म के आधार पर एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया था कि मजहब के आधार पर बंटवारा हो रहा है, पर भारत एक राष्ट्र मजहब के आधार पे बना, एक राष्ट्र सेक्युलरिज्म के आधार पे बना। इस तरह का पैरामीटर सेट किया गया था। और बंटवारे के समय था कौन? बंटवारे किसके कारण हुआ? जिन्ना जो कि 2009 से लेकर के 1909 से लेकर के 1920 तक तो ये उसमें थे, कांग्रेस पार्टी में थे। तो उन सब के तत्कालीन जो थे उस समय, जिनकी कूटनीति के चलते, गलत मंशा के चलते अखंड भारत, सनातनियों का सनातन धर्म के अलावा तो यहाँ कुछ था ही नहीं। उस राष्ट्र को मजहब के आधार पर बांटा गया। उस कालखंड को याद करिए जहां पर ट्रेनों में भर भर के लाश आई तो
आज की युवा पीढ़ी अपने इतिहास को जानना चाहेगी कि नहीं जानना चाहेगी? आज के लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या है, हम किस तरीके से निकल के यहाँ तक आए हुए हैं। तो आज के लोगों को, युवा पीढ़ी को तत्कालीन की जो उस समय की जो विभत्सना थी, जो उस समय का दुख तकलीफ दर्द था, वो आज के लोगों को जानना चाहिए, ताकि इतिहास पढ़ करके आने वाले समय में ऐसी गलती ना हो। इतना बड़ा राष्ट्र दोबारा भी इन लोग खंडित करने का, एक आपने बयान सुना होगा, राहुल गांधी का एक बयान आया था कि भारत राज्यों का समूह है। वो अखंड भारत नहीं बोला, उन्होंने क्या बोला था? भारत राज्यों का समूह है। तो ऐसे मानसिकता वाले लोग इस देश में रहते हैं जो भारत को कभी अखंड माने ही नहीं। तो आज के लोगों को ये जानकारी होना चाहिए, लोगों तक ये बात पहुंचना चाहिए कि आखिर भारत का विभाजन क्यों हुआ, और विभाजन के चलते आज हमको कितनी दर्द तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं। आज भी हम आतंकवाद के चलते ग्रसित हैं, आज पूरा देश आतंकवाद के चलते ग्रसित है। आज भी वहां के राष्ट्रपति ने, वहां के सेना ने कहा है कि हम पूरी धरती, आधी धरती बर्बाद कर देंगे। तो ऐसे राष्ट्र के तरफ आप अपने देश की बहन बेटियों की, आपको कांग्रेसियों को चिंता नहीं है? यहाँ के लोग जो इस दर्द को झेले, जो तकलीफ सहे, उनकी इनको चिंता नहीं है? उनके साथ ये नहीं खड़ी हो रही है और तुच्छ राजनीति करने पे उतारू हो जाती है, वाद विवाद पे उतारू हो जाती है, दोषारोपण पे उतारू हो जाती है। आप लोग कह रहे हैं कि जो दर्द है वो दर्द आज की पीढ़ी को भी पता होना चाहिए। अनिल पुसतकर जी, कितना जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं महाभारत के जो एक युद्ध था, भीषण युद्ध था, उसको लेकर भी हम लगातार उस पर हम चर्चा करते हैं, बातचीत होती है, और क्या सही हुआ उस वक्त, क्या गलत हुआ, इससे हमको बहुत कुछ सीख मिलती है। गीता ज्ञान भी उसी समय मिला। वैसे ही हम जब भगवान श्री राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ, उसको लेकर भी हम याद करते हैं कि उसमें क्या गलत था, क्या सही था। बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमारे पास्ट से, उसमें कोई शक नहीं है उसमें। लेकिन क्या जो ये बंटवारा हुआ, जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स यहाँ पर बीजेपी कर रही है, कितना अहम है ये बंटवारे के बारे में जानना, क्योंकि आगे कितना, किस तरह से ये काम हो सकता है और किस तरह से हमारे भारत को एकजुट करने के लिए, अखंड भारत की जो बात की जाती है अक्सर, उसके लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है कि जो पास्ट था, जो 14 अगस्त 1947 को हुआ था, उसको याद रखना। देखिए भागीरथ जी, अगर हम आजादी की बात करते हैं तो आजादी के साथ हमारा देश सिर्फ आजाद नहीं हुआ था। आजाद होने के साथ साथ उसके दो टुकड़े भी हुए थे। इस बात को भी याद रखना जरूरी है कि अगर हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो क्या सिर्फ जो आज भारत का हिस्सा आजाद है वही अंग्रेजों का गुलाम था? क्या पाकिस्तान का जो हिस्सा जो आज आजाद है, वो अलग देश है, वो क्या भारत का हिस्सा नहीं था क्या? तो देखिए, आजादी तो हमको मिली, बहुत कुर्बानी की हमारे बुजुर्गों ने, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, हमारे देश के लाखों लोगों ने अपनी जान न्यौछावर की और बड़ी मुश्किल से हमको आजादी मिली। लेकिन आजादी के साथ हमको एक जो दर्द मिला है विभाजन का, उसको भी महसूस करना बहुत जरूरी है, और कहीं नई पीढ़ी जो है उस दर्द को ना भूल जाए। इसलिए उसके लिए अगर यदि याद में कोई कार्यक्रम बनाया जाता है तो कोई बुरी बात नहीं। वैसे भी हमारे देश में इतिहास को लेकर दुनिया भर की विसंगतियां हैं। आज तक हम पढ़ते आए हैं कि महाराणा प्रताप महावीर थे, बहुत वीर थे, लेकिन आप अगर स्कूल में जो टेक्स्ट बुक में पढ़ाई पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने, महाराणा प्रताप ने कोई लड़ाई जीती ही नहीं। एक हल्दी की लड़ाई लड़े, उसमें हार गए, काला धागा बांधते थे, सर के नीचे रखते थे, घास की रोटी खाते थे, तो वीर कैसे हो गए? तो देखिए, इतिहास के साथ बहुत छेड़छाड़ हुई है। इतिहास की वास्तविक जानकारी सामने आनी चाहिए। और अगर हम आजादी का जश्न मनाते हैं तो हमको आजादी का जश्न मनाने के साथ साथ कि हमारे शरीर का एक हिस्सा कटकर अलग हुआ था, उसका दर्द भी महसूस करना चाहिए। विभाजन का दर्द, आज कोई कुछ भी कह ले, राजनीतिक, मैं राजनेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, जरूर कह ले कि हम एक साथ है, एक भाई है, भाईचारा है, ये है, लेकिन विभाजन का दर्द क्या कम हुआ है? क्या विभाजन की खाई विभाजन का दूसरा ही आखिर में आप इस चीज को स्वीकार क्यों नहीं करते? तो सुनना चाहिए। और अगर विभाजन के दर्द पे कोई कार्यक्रम हो रहा है, विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जा रहा है, तो उसमें राजनीति का कोई सवाल नहीं है। देखिए, जिस युवा को जो सोचना है वो सोचेगा। अगर वो वोट डालता है तो वो बहुत सोच समझ कर वोट डालता है। आज का युवा अनपढ़ गंवार नहीं है, पढ़ा लिखा है, उसको मालूम है उसे किसे वोट देना है। और इस कार्यक्रम से कोई वोट बहकेगा नहीं, बल्कि इतिहास की जानकारी मिलेगी, जो बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल नीता जी, देखिए, इतिहास की जानकारी तो बिल्कुल होनी चाहिए, और इतिहास को लेकर हमने देखा मुगलों का इतिहास भी पढ़ाया जाता है, हालांकि उसको लेकर विवाद भी होता रहता है कि आखिर जो हमारे वीर सेनानी उनको क्यों नहीं पढ़ाया जाता और जो आक्रांता उनको क्यों पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर जब जो भारत एक समय में, भारत जो पाकिस्तान का हिस्सा पाकिस्तान में चले गया, वो भारत के साथ था और आज़ादी तो मिली, खुशी की बात ही थी, लेकिन एक दिन पहले एक बड़ा दुख भी था
क्योंकि बंटवारा हुआ और लाखों लोग बेघर हुए और कई लोगों ने अपनी इसमें जान गंवाई, जिसका दर्द आज भी कई लोगों के चेहरे में और कई लोगों के इतिहास में सामने आता है। तो अगर इस दर्द को, अगर इस इतिहास को अगर आज की पीढ़ी को बताया जा रहा है किसी कार्यक्रम के माध्यम से, किसी दिवस के माध्यम से, तो इसमें तो विपक्ष को भी साथ देना चाहिए ना। ठीक है, आप लोग को लगता है कि ऐसा ऐसा हुआ, तमाम जो आरोप लगाते रहते हैं अपनी तरफ है, वो आरोप तो एक दूसरे के ऊपर आप लोग लगाते ही रहते हैं, लेकिन जब देश की बात हो उस वक्त तो साथ रहना चाहिए। कुछ देश के साथ बड़ा ऐसा घटनाक्रम हुआ जो आज की पीढ़ी को जानना चाहिए, तो बिल्कुल जानना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जानना चाहिए साहू जी, साथ ही साथ पूरा सच जानना चाहिए। केवल आधा सच बताकर युवा पीढ़ी को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। उनको ये भी बताया जाए कि 1 2 नहीं 9 बार सावरकर जी ने माफीनामा दिया था और अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, इनको पेंशन मिलती थी, पेंशन भी मिलती थी। ये बात भी युवाओं को बताना चाहिए। ये बात भी बताना चाहिए कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके जो पूर्वज थे, भारतीय जनता पार्टी का तो निर्माण बाद में हुआ, इसके पहले आरएसएस और हिंदू महासभा के जो लोग थे, मुस्लिम लीग के जो मुखबिरी अंग्रेजों के साथ मिलकर कैसे हमारे देश को खोखला करने का। ठीक है नीता जी, आप कह रहे हैं पूरी सच्चाई बतानी चाहिए, तो पूरी सच्चाई में आप लोग ये लाइन भी क्यों नहीं जोड़ते हैं सावरकर को लेकर कि वो 10 साल से ज्यादा काल कोठरी में रहे? तो कम से कम ये लाइन भी तो जोड़नी चाहिए ना, पूरा सच बताना चाहिए। आपने खुद कहा अभी 9 बार उनका माफी पत्र गया, 9 बार उनका माफी पत्र गया। उनकी मुखबिरी के कई किस्से कहानियां वहां पे दर्ज हैं। आप ये बताएं कि माफी पत्र लिखना आप लोग को लगता है ज्यादा अहम है, लेकिन 10 साल काल कोठरी में गुजारना बड़ा मामूली बात होती है। मुझे लगता है 10 साल छोड़िए, 10 दिन भी अगर कोई काल कोठरी में गुजार ले तो वो बड़ा दर्द भरा होता है, और 10 साल अगर कोई शख्स अगर काल कोठरी में अगर गुजार रहा है तो आप लोग फिर इस तरह की बातें करते हैं। मुझे लगता है देखिए, स्वतंत्रता संग्रामी है वो किसी एक पार्टी के नहीं है, वो सभी पार्टी के होते हैं और सभी पार्टी को उसका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी भी उनको सम्मान कर चुकी है, इंदिरा गांधी भी उनको वीर सावरकर कह चुकी है। लेकिन आप लोग अभी किस राजनीति में फंसे मुझे समझ में नहीं आता। किसी भी पार्टी, किसी भी विचारधारा का शख्स अगर किसी ने देश के लिए अगर कुछ किया है तो हर पार्टी को सम्मान देना चाहिए। नीता जी ठीक है, आज की बात में आते हैं। आप लोग ठीक है, 9 साल में ठीक है अभी नहीं, उस पर हम करेंगे चर्चा, उस पर भी हम करेंगे चर्चा, लेकिन मैं दिवस की बात कर रहा हूं, मैं आज दिवस की बात कर रहा हूं, उस पर हम करेंगे, दिवस की बात कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से लगातार हमारे ऊपर आतंकवादी कार्रवाई करने की कोशिश करता रहता है, हालांकि उससे मुंहतोड़ जवाब जरूर मिलता रहता है, लेकिन पता तो होना चाहिए आज की पीढ़ी को ना कि आपके पड़ोस में जो एक मुल्क बैठा हुआ है उसने किस तरह से क्या सियासी रणनीति अपनाई कि धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा कर दिया, और अभी भी वो लगा है। क्योंकि हम जिस तरह देखते हैं तमाम उसने एक बना के रखा हुआ प्रोपेगेंडा, किस तरह से पूरे भारत को अपने कब्जे में लेना, तमाम इस तरह की षड्यंत्र चलते रहते हैं। तो आज की पीढ़ी को ये पता तो होना चाहिए ना, लेकिन आप लोग ये बताने के बदले फिर दूसरी जगह मोड़ लेते हैं कि 56 साल तक झंडा नहीं फहराया, फिर आप लोग वीर सावरकर के बारे में इस तरह की बातें करते हैं। तो कम से कम जो मुद्दा उस पर रहना चाहिए, अगर अच्छी बातें बतानी चाहिए, उसको डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। समय कम है मेरे पास, संक्षेप में अपनी बात पूरी कीजिए। इसमें ये बात भी है कि उस समय लोगों को स्वतंत्रता थी, जो लोग भारत में रहना चाहते थे वो भारत में रहे, जिनको पाकिस्तान जाना है वो पाकिस्तान जाए। कई ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से भारत भी आए। इस बात की स्वायत्तता थी, इस बात की स्वतंत्रता थी, अपने के साथ अपना स्थान चुन सकते थे। इस बात की भी स्वतंत्रता थी, इस बात को भी बताया जाए। लेकिन आपको नहीं पता होगा, जो आप कह रहे हैं मुश्किल से महज 1-2% ऐसे लोग होंगे जो अपनी खुशी से जो भारत से पाकिस्तान गए होंगे या पाकिस्तान से भारत आए होंगे। हर किसी को मजबूरी में, खासकर पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, वहां से जो लोग भारत में आए हैं वो दर्द और तड़प के कारण आए, स्वतंत्रता के कारण नहीं आए। मजबूरी में उनको वहां से भगाया गया, मजबूरी में उनका अपना घर बार छोड़ना पड़ा, जो अपने पूरे व्यवसाय जमा चुके थे मजबूरी में उनका आना पड़ा। लेकिन मैं वही कह रहा हूं, आप बड़ी चीजों को नजरअंदाज करके छोटी चीज पर फोकस कर रहे हैं। मिनी जी देखिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नीता जी यहां पर कह रही है कि आप लोग सच तो बता रहे हैं लेकिन आधा अधूरा सच बता रहे हैं। संक्षेप में वाकई में कांग्रेसी प्रवक्ता को आधा अधूरा सच पता है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रही हैं। देखिए 10 बार राहुल गांधी कोर्ट से माफी मांग चुके हैं और सावरकर के बयान को भी लेके वो कोर्ट से माफी मांगे और जमानत पे बाहर है। इनको नहीं पता है इतिहास, इच्छा से आ सकते थे, ट्रेनों में नरेंद्र मोदी जी ने करवा दिया, क्यों अचानक से युद्ध विराम करा दिया? आप इसी को बताएं। स्मृति दिवस मना रहे ताकि आप जानें कि हमारा इतिहास क्या था, विभाजन की विभीषिका क्या थी, वो दर्द तकलीफ क्या थी। इच्छा से अगर आते तो इतना कुछ नहीं होता। कट के आए,
लाशें आई थी ट्रेनों में, आपने अगर इतिहास नहीं जाना, उसी इतिहास को जानने के लिए विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जा रहा है, ताकि आज की पीढ़ी, आज के लोग, हमारे युवा वर्ग जाने और समझे। आप सावरकर को बोलते हो, सावरकर के बारे में आपने पढ़ा नहीं है, उसको पढ़िए, आप जानिए सावरकर क्या है। आप ये राहुल गांधी की बात कह रहे हैं, तो जमानत पे है, और सावरकर के रिपोर्ट को पढ़िए आप, और ये इश्यू जो आरएसएस ठीक है, ठीक है, मेरे पास समय कम है, एक लास्ट कमेंट ले लीजिए। अनिल जी देखिए, अगर देखें तो पाकिस्तान ने कुछ नहीं खोया, जो खोया था भारत ने खोया था। भारत का हिस्सा कटकर पाकिस्तान बना, और वहां के जो लोग थे, जिनका घर था, जिनका बार था, जिनका व्यवसाय था, वो छोड़ छोड़कर मजबूरी में यहां पर आए, और यहां पर किस तरह से दरबदर रहते हुए घूमे वो, इसका दर्द मुझे लगता है आज के लोगों को जरूर बताना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सियासत क्यों हो जाती है इस मुद्दे पर, जो देश से जुड़ा मुद्दा रहता है? देखिए, इस पर सियासत होना बहुत दुर्भाग्यजनक है। राष्ट्रगान में है पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। हमारे देश में पंजाब है, गुजरात है, मराठियों का महाराष्ट्र, सिंध कहाँ है बताइए ना। विभाजन हुआ तो सिंध तो पूरा का पूरा सिंध का इलाका पाकिस्तान में चला गया। आज जो है पूरे देश में फिलिस्तीनियों का भी देश है, लेकिन सिंधियों का देश पाकिस्तान में चला गया। भारत में क्या सिंधियों का देश है? आप उस विभाजन की विभीषिका जो सिंधियों ने झेली, जो पंजाबियों ने झेली, जो उस बॉर्डर पे रहते थे उन्होंने झेली, उसको क्या आप भूल जाएंगे? क्या वहां से खुशी खुशी लोग हमारे देश भरी लाशें आई है, इस बात को भी भूल जाएंगे? देखिए, जो विभाजन का दर्द है, अगर हमारा पड़ोसी हमसे अलग होने के बाद हमारे साथ भाई जैसा व्यवहार करता तो उस बात को, कड़वी बात को भूलना जरूरी है। लेकिन जब एक शरीर के दो हिस्से हुए तो पैमाना अलग अलग था। एक जो है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया, एक जो है धार्मिक राष्ट्र बन गया, और उसके बाद आतंकवाद वहां से शुरू है। आज तक आप जो है 47 से चालू हुआ, 48 से कबीलाई आक्रमण हुआ कश्मीर में, फिर 65 की लड़ाई, फिर 71 की, चले जा रहे हैं। अब उसने जो किया है उसको हम भूल जाए, उसको हम बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। इन चीजों को याद रखना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से पड़ोसी देश लगातार आतंकवादी घटनाएं करता रहता है, उसको रोकने के लिए, उसके खिलाफ एकजुट होने के लिए वो अति आवश्यक है जानना कि किस तरह से बंटवारा हुआ, उसके बाद लगातार पाकिस्तान की तरफ से क्या क्या किया जा रहा है। इसलिए भविष्य को बेहतर बनाने के लिए वर्तमान को, और जो हमारा पास्ट था, भूतकाल था, उसको याद रखना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, मिनी पांडे जी, नीता लोधी जी, अनिल पुसतकर जी, शुक्रिया हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है, अति आवश्यक है, आज की पीढ़ी को जानना चाहिए किस तरह से 14 अगस्त 1947 को बंटवारा हुआ, और कई लोगों ने अपने घर को उनको छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, दर दर भटके वो, और कई लाखों लोगों ने, कई हजारों लोगों ने अपनी जान भी गंवाई इस बंटवारे में। इसलिए ये दर्द आज के लोगों को पता करना जरूरी है, क्योंकि अगर अखंड भारत की बात होती है तो हमको ये पता होना चाहिए किस तरह से हमारा भारत पहले अखंड था और उसके बाद फिर वो टुकड़ों में बटा। इसी के साथ हमारी खास पेश करते फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।